गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय का? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके. तो आज हम लोग अकाउंट्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. अकाउंट्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी भी है. और ये टॉपिक का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये टॉपिक का नाम है. अभी ये टॉपिक का मतलब क्या है कि इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन होना, और उसके बाद उसके पहला प्रॉफिट प्रायर मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन होने से पहला हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. अभी इसमें क्या होता है कि अगर नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने पास दो ऑप्शन है. एक तो क्या है, टोटली न्यू कंपनी हम लोग फॉर्म करें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा या सोल ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो उसको टेक ओवर करे. ये दो ऑप्शन है. तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कि नई कंपनी स्टार्ट करना अच्छा है, क्या किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस टेक ओवर करना अच्छा है? क्या लगता है आपको? टोटली नया बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा है या किसी की एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर करना अच्छा है? दोनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा है? पहला अच्छा है क्या दूसरा अच्छा है? चैट बॉक्स पे लिखिए. बताइए मुझे चैट बॉक्स पे. पहला ऑप्शन मतलब टोटली न्यू कंपनी फॉर्म करना, टोटली न्यू कंपनी फॉर्म करना, ये पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी पहले की कंपनी को टेक ओवर करना, मतलब वो दूसरा ऑप्शन. वेरी गुड. दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा है क्योंकि उसका रेडीमेड बिजनेस है, अपने को कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है. तो दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है कि उसकी रेडीमेड कंपनी हम लोग टेक ओवर करें. अभी इसमें क्या होता है कि हम लोग ने समझो डिसाइड किया, हम लोग ने अगर समझो डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020, जो पिछला साल ख़त्म हो गया, 1 अप्रैल 2020 को हम लोग ने डिसाइड किया कि अपने को कंपनी फॉर्म करनी है. अभी उसमें कैसे रहता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है. हम लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं 1 अप्रैल को कन्वर्ट करेंगे तो उसी दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता. रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारा टाइम निकल जाता है. अभी मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको. हाँ, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए. हेलो? नहीं आ रहा है? आएगा आएगा. स्क्रीन आ रहा है, आपको दिखाई देगा. आ गया ना? ओके. तो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. अभी समझो इधर हम लोग मान लो कि 3 डेट है. ईयर स्टार्ट हो रहा है, ईयर स्टार्ट जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हो रहा है. 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया 1 जुलाई 2020. इनकॉर्पोरेशन डेट या रजिस्ट्रेशन डेट ये है 1 जुलाई 2020. इनकॉर्पोरेशन डेट ये है 1 जुलाई 2020. ठीक है. और ईयर एंड की जो डेट है, ईयर एंड हो रहा है
31st March 2021, year end 31st March 2021. हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है, बाद में इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 जुलाई 2020 और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अभी अपने को इधर क्या करने का है, अपने को इधर पीरियड काउंट करने का है। मतलब ये जो ईयर स्टार्ट से लेके इनकॉर्पोरेशन डेट तक ये कितने मंथ से अपने को काउंट करना है। तो इधर से इधर तक हाँ, तो मुझे बताओ 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने मंथ्स है। फर्स्ट अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने मंथ्स है, बताओ मुझे। 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने महीने होते हैं, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स पे लिखो। 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कितने मंथ्स है। सब लोग जागे हैं ना, सो गए, बताओ मुझे कितने मंथ्स है। 1 अप्रैल से, वेरी गुड, 3 महीने हैं, क्योंकि जुलाई कंसीडर नहीं करने का। 1 जुलाई मतलब जस्ट स्टार्ट हो गया है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने ही कंसीडर करने हैं। चौथा महीना जुलाई का कंसीडर नहीं करना, क्योंकि 1 जुलाई मतलब जुलाई स्टार्ट हो गया है और जून एंड हो गया है। समझो 31 जुलाई रहता था, 31 जुलाई रहता था तो जुलाई महीना भी कंसीडर करते थे, मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई। लेकिन 1 जुलाई है तो जून तक ही काउंट करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड है ये अपना 3 मंथ्स का है। फर्स्ट पीरियड अपना 3 मंथ्स का, ओके। तो फर्स्ट पीरियड ये 3 मंथ्स का है। अभी वैसे ही सेकंड पीरियड अपने को काउंट करना है। फर्स्ट पीरियड 6 मंथ्स का है, सेकंड पीरियड काउंट करना है अपने को। सेकंड पीरियड कितने मंथ्स का है। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स का है, बताओ। सेकंड पीरियड 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स का है, बताओ जल्दी। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स है, जल्दी बताओ। सब लोग जागे हैं ना, सो गए, जल्दी बताओ। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हैं। हेलो, सब लोग जागे हैं ना, बताओ जल्दी। बराबर है, 9 मंथ्स है, वेरी गुड। तो सेकंड पीरियड में 9 मंथ्स है, फर्स्ट पीरियड में 3 मंथ्स। 3 मंथ्स और 9 मंथ्स मतलब रेशियो क्या हो गया, 3:9 मतलब 1:3। तो ये टाइम रेशियो है। टाइम रेशियो अपना 3:9, 3:9 या 9 1:3, 3:9 या 1:9 ये टाइम रेशियो है, ठीक है। अभी अपने को क्या करना पड़ता है, ये टॉपिक में हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंसेस 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंसेस अपने को 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। अभी उसमें क्या होता है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है 2 पीरियड। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में करते थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर,
या डेट ऑफ पार्टनर में करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 पीरियड में डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन है तो एडमिशन होने से पहले और एडमिशन होने के बाद। उसी तरह ये टॉपिक में भी अपने को 2 पीरियड में जो अमाउंट का कॉलम है उसको 2 पीरियड में डिवाइड करना है। उधर हम लोग बोलते थे प्री एडमिशन पीरियड, पोस्ट एडमिशन पीरियड, मतलब एडमिशन होने से पहले और एडमिशन होने के बाद। इधर हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब एडमिशन इनकॉर्पोरेशन होने से पहले और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। अभी ये जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, ये पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। ये जो पीरियड है इसको क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये पीरियड है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब रजिस्ट्रेशन होने से पहले, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये जो दूसरा पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, अब इधर ध्यान दो, अभी कैसे रहता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का भी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अगर प्रॉफिट आ गया तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को नाम क्या देते हैं? कैपिटल रिजर्व। और अगर इधर लॉस आता है तो इधर हम लोग नाम देते हैं गुडविल। लॉस आता है तो नाम देते हैं गुडविल, ठीक है। और अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हो रहा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। और इधर लॉस हो रहा है तो बोलते हैं नेट लॉस। लॉस हो रहा है तो क्या बोलते हैं? नेट लॉस। नेट लॉस, गेट लॉस। ओके, तो ये आपको एक समझना है। तो सबसे पहला जो इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जो इनकॉर्पोरेशन के बाद होता है वो कौन सा पीरियड है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या समझना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो प्रॉफिट हो रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और अगर उसमें लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं गुडविल। प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, लॉस को बोलते हैं गुडविल। ओके, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। और लॉस हो रहा है तो बोलते हैं नेट लॉस, ठीक है। अभी ये एक रेशियो हो गया अपना टाइम रेशियो, मतलब इनकॉर्पोरेशन करने से पहले और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। ये पहला कौन सा रेशियो था? टाइम रेशियो। अभी दूसरा जो रेशियो है उसको बोलते हैं सेल्स रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रेशियो। अब ये सेल्स रेशियो क्या है कि अपने को जो सेल्स है ना उसको भी 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। जो भी सेल्स है उसको अपने को क्या करना पड़ता है? 2 पीरियड में डिवाइड करना पड़ता है। अभी मान लो कि कंपनी का जो टोटल सेल्स है, कंपनी का टोटल सेल्स है ये है ₹12 लाख। कंपनी का जो टोटल सेल्स है ये है ₹12 लाख, ठीक है। 12 लाख को अपने को डिवाइड करना है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में। शिकवताय ना मुलांना. तो 12 लाख है, उसमें से प्री पीरियड का प्रॉफिट समझो क्वेश्चन में दिया है, प्री पीरियड का प्रॉफिट समझो क्वेश्चन में दिया है 4 लाख। तो 12 में से 4 लाख पहले पीरियड का प्रॉफिट है, 12 में से 4 लाख पहले पीरियड का प्रॉफिट है। तो दूसरे पीरियड का प्रॉफिट 8 लाख हो जाएगा। दूसरे पीरियड का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो ये प्री पीरियड का प्रॉफिट 4 लाख और ये पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट 8 लाख हो जाएगा।
4 लाख और 8 लाख। अभी इसका रेशो अलग है, 4 लाख और 8 लाख मतलब ये 1:2 हो गया, तो ये सेल्स रेशो है। सेल्स रेशो का मतलब क्या रहता है, पहले पीरियड में कितना सेल्स हो गया है और दूसरे पीरियड में कितना सेल्स हो गया है, उसका रेशो हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स रेशो। तो ये 4:8 है, मतलब ये कितना बन जाएगा 1:2, 4:8 या 1:2। और ये टाइम रेशो हम लोग ने निकाला 3 महीना 9 महीना, तो 3 महीना और 9 महीना मतलब रेशो हो गया 1:3। और ये सेल्स रेशो निकाला जो हो गया अपना 4:8, 4 लाख 8 लाख मतलब 1:2। तो ये 2 रेशो है। अभी इसके बाद और 3 टाइप के रेशो होते हैं, तो हम लोग थोड़ा क्या लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा नोट्स लिखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम या एक्सपेंसेस है, ये अपने को डिवाइड करना पड़ता है रेशियो के बेसिस पे। ओके, तो सबसे पहला लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है कि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले कंपनी सेल्स कैसे करती है और प्रॉफिट भी कर सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या रहता है कि कंपनी को अलाउड नहीं है, लेकिन क्या है हम लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर ले रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को तो सेल करेगा, प्रॉफिट करेगा ही ना, तो अपने को उसको अकाउंट करने का ही है, लेकिन नाम उसको अलग दे रहे हैं, नाम उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे। नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग पीरियड में प्रॉफिट कमा रहे तो उसको नाम दे रहे कैपिटल रिजर्व। उसको प्रॉफिट नाम नहीं दे रहे, उसको नाम क्या दे रहे कैपिटल रिजर्व। ये अपना केस क्या है, ये केस ऐसा है कि कंपनी ने किसी ओल्ड बिजनेस को टेक ओवर किया है, और ओल्ड बिजनेस थोड़ा तो बिजनेस करेगा ही ना, थोड़ा बिजनेस करेगा, थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा, तो अपने को क्या है उसको नेट प्रॉफिट ये नाम नहीं देना है, उसको नाम क्या देना है, अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो नाम देना है कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस हो रहा है तो नाम देना है गुडविल। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो। On the basis of some ratio. Some of the ratios are as follows. उसमें से कुछ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टाइम रेशियो। ठीक है, टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो क्या है, तो इसमें अपने जो ऑफिस के खर्चे रहते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम पे बेसिस पे, मतलब मंथ्स के बेसिस पे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को और एक नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। Expenses like salaries, rent, stationery, etc. are distributed on the basis of
on the basis of time मंथ्स रेशियो। ठीक है, तो इसमें कौन से खर्चे आते हैं? ऑफिस के खर्चे और फाइनेंस के खर्चे, जैसे इंटरेस्ट है, ये टाइम पे बेसिस पे आते हैं। फिर दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं सेल्स रेशियो। अभी नाम से ही पता चलता है सेल्स रेशियो, तो इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, तो इसमें सेल्स जो इनकम है वो भी आता है। इनकम लाइक सेल्स, इनकम लाइक सेल, जो अभी हम लोग ने अभी रेशियो निकाला, इनकम लाइक सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस like advertisement, delivery expenses, etc. are distributed on the basis of sales ratio. अभी दिख रहा है स्क्रीन? चैट बॉक्स पे लिखिए, स्क्रीन दिख रहा है? आ रहा है। ओके, तो are distributed on the basis of sales ratio। ठीक है, तो हम लोग ने टाइम रेशियो देखा, सेल्स रेशियो देखा। अभी दूसरा जो रेशियो रहता है उसको बोलते हैं प्री रेशियो। प्री रेशियो, तो प्री रेशियो मतलब कौन सा? कि जो खर्चे इनकॉर्पोरेशन होने से पहले आते हैं, जो खर्चे इनकॉर्पोरेशन होने से पहले आते हैं वो खर्चे हम लोग प्री के कॉलम में डालते हैं। उसमें दो कॉलम है, एक प्री का कॉलम और पोस्ट कॉलम। तो जो खर्चे रजिस्ट्रेशन होने से पहले आ रहे हैं उनको हम लोग प्री के कॉलम में डालते हैं। तो इधर क्या लिखने का? एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, expenses incurred before incorporation ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन, are allocated in pre-period example preliminary expenses, comma manager salary,
मैनेजर सैलरी, एक्सेट्रा। तो ये सारे खर्चे रजिस्ट्रेशन होने से पहले आते हैं, तो ये सारे हम लोग प्री के कॉलम में डालते हैं। फिर दूसरा है पोस्ट रेशियो। पोस्ट रेशियो, अभी जो खर्चे रजिस्ट्रेशन के बाद होते हैं उनको हम लोग पोस्ट पीरियड में डालते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, are allocated in post period, are allocated in post period. Example, director fees, expenses on issue of shares, तो ये सब हम लोग पोस्ट पीरियड में डालते हैं। बाद में लास्ट टाइप है स्पेसिफिक रेशियो। स्पेसिफिक, अभी स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर दिया है तो उसके अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको स्पेसिफिक या स्पेशल रेशियो बोलते हैं। तो इधर expenses allocated on the basis of special information, is called special or specific ratio, special or specific ratio। ठीक है, तो मैं आपको एक लिस्ट भेजता हूं जिसमें लिखा है कि कौन सा खर्चा कौन से बेसिस पे डिवाइड करने का, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूं। लेक्चर आए
ओके, तो मैंने ग्रुप पे आपको एक फॉर्मेट भेजा है। तो वो फॉर्मेट में एक लिस्ट है आइडिया आने के लिए, कौन से खर्चे कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अभी उसमें देखो ऊपर हेडिंग है बेसिस ऑफ एलोकेशन, बेसिस ऑफ एलोकेशन हेडिंग है, उसके अंडर टाइम सेल्स प्री और पोस्ट, टाइम सेल्स प्री और पोस्ट। तो टाइम में देखिए क्या क्या है, सैलरीज, रेट्स, टैक्सेस, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रिपेयर्स, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है। अभी ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस से इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो कैसे रहता है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस और फॉर्मेशन एक्सपेंस अलग रहते हैं। अभी देखो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस ये टाइम में है और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में है। अभी नाम सिमिलर लग रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब कौन से, जो हर साल हम लोग पे करते हैं, जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस। रेंट, रेट, टैक्सेस ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है। और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस मतलब कंपनी जब बनती है, नई नई कंपनी जब बनती है उस टाइम जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी बन रही है उस टाइम वो खर्चा आता है, तो ये फॉर्मेशन का खर्चा पोस्ट में आता है। फॉर्मेशन का खर्चा किस में आता है, पोस्ट में आता है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा टाइम में डिवाइड करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा किस में करते हैं, टाइम में करते हैं, और फॉर्मेशन का किस में करते हैं, पोस्ट में करते हैं। ठीक है। बाद में डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। अभी इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन क्या है, हम लोगों ने अमालगमेशन टॉपिक में परचेज कंसिडरेशन पढ़ा था। अभी परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या है कि सामने वाले का बिजनेस हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, तो हम लोग उसको वो प्राइस पे कर रहे हैं, जितने का वो बिजनेस है उसकी प्राइस पे करना मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो ये परचेज कंसिडरेशन अगर हम लोग पे करने के लिए लेट कर रहे, अगर टाइम पे हम लोग नहीं पे कर रहे तो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर टाइम पे हम लोग उसका परचेज कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे तो अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टाइम में आता है, फिक्स एक्सपेंस भी टाइम में आता है। ये दो बार आ गया है, फिक्स एक्सपेंस ऊपर भी आ गया है, नीचे भी आ गया है। दूसरा अभी सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस में देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो इनकम है अपना, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग सेल्स रेशियो पे डिवाइड करते हैं। बाद में कमीशन, डिस्काउंट, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस है। कमीशन, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन सेल्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कमीशन, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, फ्री सैम्पल्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस इधर आते हैं। बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब जो सर्विस हम लोग सेल्स होने के बाद देते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो ये सब अपने सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कौन सा, रजिस्ट्रेशन होने से पहले, रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो पीरियड है उसके जो खर्चे हैं, पार्टनर्स सैलरीज, वेंडर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो जो पहले फर्म से रिलेट करते हैं, जिसमें पार्टनर लोगों की सैलरी, क्योंकि नए फर्म में कैसे रहते, डायरेक्टर रहते हैं, तो डायरेक्टर सैलरी रहेगा तो पोस्ट पीरियड में आएगा, पार्टनर सैलरी लिखा रहेगा तो वो प्री पीरियड में आएगा। बाद में वेंडर सैलरी, वेंडर्स मतलब कौन, जो जूने बिजनेसमैन है वो वेंडर्स है, तो उनकी सैलरी प्री पीरियड में आएगी। बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी इधर दो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि हम लोग पीसी पे करने के लिए लेट कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये टाइम पे आएगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में देखा था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, तो ये प्री पीरियड को बिलोंग करता है, पोस्ट पीरियड को बिलोंग नहीं करता। बाद में अगला जो कैटेगरी है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो खर्चे हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद करें। इसमें क्या क्या है, डायरेक्टर फीस। अभी डायरेक्टर फीस कैसे रहता है, डायरेक्टर लोग कंपनी में होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होते,
तो पार्टनरशिप सैलरी रहेगी तो प्री पीरियड, पार्टनरशिप सैलरी रहेगी तो प्री पीरियड, और पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म तो उधर क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सैलरी है और कंपनी में डायरेक्टर्स है, तो उधर डायरेक्टर फीस है, तो डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगी, पार्टनर सैलरी प्री में आएगी। फिर डायरेक्टर का खर्चा, डायरेक्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी और फॉर्मेशन वन एंड सेम है। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर कंपनी होने के बाद ही हम लोग देते हैं लोगों को। फिर तो प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन एक्सपेंस एक है, डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर हम लोग जो इशू करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये इंटरेस्ट भी कंपनी का है, तो कंपनी का इसके लिए पोस्ट पीरियड में आएगा। बाद में आरडीडी, इनकम टैक्स, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये गुडविल अगर बिजनेस से निकाल रहे हैं, गुडविल अगर अगर स्क्रीन दिखता नहीं रहेगा ना तो आप इधर पोस्ट करो, मेरा कैसा रहता है व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं रहता, इधर पोस्ट करो। मैंने अभी जस्ट व्हाट्सएप देखा तो मुझे पता चला, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा था कौन से खर्चे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, बाद में डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आता है। फिर इनकम टैक्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है। फिर एमडीसी रेम्यूनरेशन, जो अपना मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका रेम्यूनरेशन इधर आता है। आरडीडी आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स इधर आता है। अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग मतलब जो शेयर्स इशू कर रहे हैं उसका कमीशन, वो भी पोस्ट पीरियड में आ रहा है। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑन ब्रोकरेज, तो ये इनकम है। बाद में शेयर ट्रांसफ़र फीस, ये मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को हम लोग अगर शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका इनकम कंपनी को मिलता है, तो ये भी पोस्ट पीरियड में आता है। बाद में सैलरी टू डायरेक्टर्स, ये तो पहले फीस लिखा था, अब ये सैलरी है, तो डायरेक्टर लोगों की सैलरी ये भी पोस्ट पीरियड में आती है। बाद में अप्रोप्रिएशन बाय कंपनी, जो भी खर्चे को डिवाइड करते हैं जिसको अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, वो भी पोस्ट पीरियड में आता है। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका फॉर्मेट देखेंगे और अपने सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इधर हम लोग ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू। फिर हम लोग अपना अगला लेक्चर है 1:30 से 2:30 बजे तक, कॉमर्स पेपर 4 का, तो 2:30 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं और 1:30 बजे, 1:30 से 2:30 अपना लेक्चर है, 1:30 to 2:30, तो 1:30 को कॉमर्स पेपर 4 के लेक्चर को हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू।